नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सीटेट 2026 पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विकास में क्रांतिक अवधि परिकल्पना का क्या तात्पर्य है? ए, भाषा केवल वयस्क होने के बाद ही सीखी जा सकती है। बी, बचपन का वह विशिष्ट समय जब मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और लचीला होता है। सी, भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। डी, यह केवल लिखने की क्षमता से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अवलोकन संबंधी अधिगम के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, स्मृति धारण, ध्यान, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। बी, ध्यान, स्मृति धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। सी, अभिप्रेरणा, ध्यान, स्मृति धारण, पुनरुत्पादन। डी, अटेंशन, रिप्रोडक्शन, कहे तो ध्यान, पुनरुत्पादन, स्मृति धारण और अभिप्रेरणा। तो देखिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर, इसको इस तरह से याद रखना है एसएलटी थ्योरी को। आपका सबसे पहले होता है अटेंशन, फिर होता है आपका रिटेंशन, फिर होता है आपका रिप्रोडक्शन, फिर आपको होता है मोटिवेशन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान, स्मृति धारण, पुनरुत्पादन एंड अभिप्रेरणा। क्वेश्चन 3, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार बच्चे का स्कूल, उसका परिवार और उसके सहपाठी उसके विकास के किस मंडल का हिस्सा है? ए, माइक्रो सिस्टम, कहे तो लघु मंडल का। बी, मध्य मंडल का। सी, बाह्य मंडल का। डी, वृहत मंडल का। तो देखिए बच्चे का स्कूल और उसका परिवार, जहाँ पर परिवार, उसके सहपाठी और उसका स्कूल आएगा, यह सभी उसके भी काफ़ी करीब है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो सिस्टम। देखिए यहाँ पर आपको थ्योरी दी हुई है, आप इसे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको पूरा पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन 4, रचनावादी ढांचे में अधिगम को किस रूप में देखा जाता है? ए, सूचना के निष्क्रिय रिसेप्शन के रूप में। बी, सक्रिय प्रक्रिया के रूप में जहां ज्ञान का निर्माण अनुभव के माध्यम से होता है। सी, केवल व्यवहार में बदलाव के रूप में। डी, पुरस्कार और दंड के प्रभाव के रूप में। तो देखिए जो रचनावादी ढांचा है, रचनावादी ढांचे में जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, हिडन करिकुलम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? ए, वह पाठ्यक्रम जो स्कूल प्राधिकारी बच्चों से छुपा कर रखते हैं। बी, अनौपचारिक रूप से सीखी जाने वाली बातें, मूल्य और दृष्टिकोण जो स्कूल के माहौल और व्यवहार से बच्चे अनजाने में सीख जाते हैं। सी, केवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। डी, जो सिलेबस में से हटा दिया गया हो। तो देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग लागू करना चाहता है, समस्या कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बहुत आसान जिसका एक ही निश्चित उत्तर हो। नहीं, केवल अमूर्त गणितीय समीकरणों पर आधारित, केवल आ गया इसलिए यह गलत हो गया। सी, वास्तविक दुनिया से जुड़ी, जटिल और ओपन एंडेड। डी, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए सीधे अभ्यास प्रश्न। तो देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक दुनिया से जुड़ी, जटिल और ओपन एंडेड। क्वेश्चन 7, एक प्रगतिशील शिक्षक कक्षा में अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट अस लर्निंग को बढ़ावा देना चाहता है, इसके लिए उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ए, सत्र के अंत में एक मानक लिखित परीक्षा लेना। बी, छात्रों को स्व आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन के अवसर प्रदान करना। सी, केवल उन्हीं बच्चों को ग्रेड देना जो कक्षा में अव्वल आते हैं। डी, छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पैदा करना। तो देखिए असेसमेंट अस लर्निंग है, अधिगम के रूप में आकलन है। तो यहाँ पर बच्चा जो होगा, जो छात्र होगा, वो खुद का आकलन करेगा या फिर अपना जो सहपाठी है उनके द्वारा आकलन करेगा। क्वेश्चन 8, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? ए, किसी समस्या को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति। बी, किसी वस्तु या स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ विचार करने की क्षमता। सी, सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानना। डी, मानसिक क्रियाओं को पूरी तरह से भूल जाना। तो देखिए विकेंद्रीकरण में क्या होता है, हम एक से अधिक एस्पेक्ट से देखते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, वहाँ पर हम सेंट्रलाइज्ड नहीं होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9,
कक्षा में एक छात्र बार बार नए विचारों को सामने रखता है, लिख से हटकर सोचता है, कहता आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और चुनौतीपूर्ण समस्याओं के अनोखे समाधान खोजता है। गिलफोर्ड के अनुसार यह छात्र किस प्रकार की सोच का प्रदर्शन कर रहा है? ए. अभिसारी सोच, बी. अपसारी सोच, सी. स्मृति आधारित सोच, डी. कठोर सोच। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन 10, एक कक्षा में शिक्षिका देखती है कि एक छात्र किसी समस्या का समाधान करते समय अटक गया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र को सीधे सही उत्तर बता देना चाहिए, बी, छात्र को आधी हल की हुई स्थिति या संकेत देना चाहिए, सी, छात्र को सजा देनी चाहिए ताकि वह अगली बार ध्यान रखे, डी, समस्या को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम यहाँ पर बच्चे को क्या दे रहे हैं? इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन 11, प्याजे के अनुसार जब एक बच्चा पुरानी योजनाओं में फिट न होने वाली नई जानकारी के कारण मानसिक असंतुलन का अनुभव करता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संतुलन, बी, असंतुलन, सी, समायोजन, डी, आत्मसातीकरण। यहाँ पर बच्चा स्कीमा में जानकारी को फिट नहीं कर पा रहा है, इस कारण से उसे क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है। तो इसका आंसर सीधा सा होगा ऑप्शन बी, डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन। क्वेश्चन 12, कक्षा 6 की एक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र आगमनात्मक तर्क का उपयोग करें। उसे अपने पाठ की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? ए, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर नियम और परिभाषा लिखना, बी, बच्चों को बहुत सारे विशिष्ट उदाहरण और अवलोकन देना, फिर नियम पर पहुंचना, सी, छात्रों को सीधे पाठ्यपुस्तक से अध्याय पढ़ने के लिए कहना, या डी, एक लंबा थ्योरी लेक्चर देना। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आगमनात्मक है और आगमनात्मक में क्या होता है? हम पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं और उदाहरण से कहाँ ले जाते हैं? नियम की ओर ले जाते हैं। अगर यह निगमनात्मक होता तब हम क्या करते हैं? बच्चे को नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्ति का तर्क क्या होता है? ए, नियमों का पालन केवल इसलिए करना चाहिए ताकि सजा से बचा जा सके, बी, नियम समाज के कल्याण के लिए है लेकिन अगर वे किसी अधिकारों को ठेस पहुंचाते हैं तो आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं, सी, नियम पूरी तरह से अपरिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कभी नहीं बदला जा सकता, डी, जैसा दूसरे मेरे साथ करेंगे वैसा ही मैं उनके साथ करूँगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। यहाँ पर व्यक्ति समाज में कुछ नियम बनाता है लेकिन उन्हें तोड़ता भी है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। क्वेश्चन 14, एक प्रगतिशील कक्षा में विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का क्या रोल है? देखते हैं। सभी बच्चों को एक ही तरह की सख्त शिक्षण विधि से पढ़ाना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, सी, कमज़ोर बच्चों को कक्षा से अलग कर देना, डी, केवल मेधावी बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? क्वेश्चन 15, एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए, बच्चों को केवल फार्मूले रटवाना, बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, बच्चों को बड़े बड़े पहाड़े याद कराना, या परीक्षा में 100% नंबर लाना। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। क्वेश्चन 16, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर है? ए, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं, बी, फॉर लर्निंग पढ़ाई के दौरान होता है और फीडबैक देता है जबकि ऑफ लर्निंग अंत में समेटिव होता है, सी, ऑफ लर्निंग केवल प्राथमिक कक्षाओं में होता है, डी, फॉर लर्निंग केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, एक समावेशी कक्षा में यूडीएल का क्या अर्थ है? एक इंक्लूसिव क्लासरूम में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का क्या अर्थ है? ए, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष फर्नीचर तैयार करना, शिक्षण और मूल्यांकन के ऐसे लचीले तरीके तैयार करना जो हर प्रकार के शिक्षार्थी के काम आ सके, सी, पूरे देश के लिए एक ही जैसा कठोर पाठ्यक्रम बनाना, डी, केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो देखें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना, एक जैसा पाठ्यक्रम पूरे देश में बनाना, केवल फर्नीचर दे देना, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18,
कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की थी? ए, यह सिद्धांत बच्चों पर लागू नहीं होता, इसमें सांस्कृतिक भिन्नताओं का नहीं देखा गया, यह सिद्धांत लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और महिलाओं के देखभाल की नैतिकता को कम आंकता है, डी, यह बहुत पुराना सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कार्यकारी कार्यप्रणाली जिसमें योजना बनाना, ध्यान केंद्रित करना और आवेगों को नियंत्रित करना शामिल है, मस्तिष्क के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा संबंधित है? मस्तिष्क के किस हिस्से से सबसे ज़्यादा संबंधित है? ए, संज्ञानात्मक विकास से, रटकर याद रखने से, सामाजिक संवेगात्मक विकास से या शारीरिक वृद्धि से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास से। क्वेश्चन 20, यदि कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से पीड़ित है तो उसे कक्षा में किस प्रकार की गतिविधि में सबसे अधिक कठिनाई होगी? ए, जोर जोर से पढ़ना, बी, गणितीय समीकरणों को हल करना, सी, नक्शा पढ़ना और उसकी व्याख्या करना, डी, लिखने तथा सूक्ष्म मोटर कौशल से संबंधित कार्य। जो डिस्ग्राफिया का बच्चा है उसको लिखने में समस्या होती है और लिखना आप उंगलियों के द्वारा करते हैं और उंगलियों के द्वारा कार्य करना आपका फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, वाइगोट्स्की के अनुसार रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण में कौन सी 4 रणनीतियाँ शामिल है? याद करना, दोहराना, नकल करना और परीक्षा देना, या प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना, पूर्वानुमान लगाना, सारांश प्रस्तुत करना, सी, व्याख्या देना, दंड देना, पुरस्कार देना और अंक देना, डी, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो देखिए याद करना, नकल करना ये भी आंसर नहीं है, व्याख्यान देना और अंक देना ये भी नहीं है, पढ़ना लिखना ये आपकी स्किल्स है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण देना, पूर्वानुमान लगाना और सारांश प्रस्तुत करना। क्वेश्चन 22, एक गणित के शिक्षक ने परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिए जो छात्रों ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन वे उसी कंसेप्ट पर आधारित थे जो पढ़ाया गया था। तो यहाँ शिक्षक छात्रों के किस संज्ञानात्मक स्तर का आकलन कर रहे हैं? ए, ज्ञान का, बी, रटने का, सी, एप्लीकेशन अनुप्रयोग का, या फिर डी, मूल्यांकन का? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन का, अनुप्रयोग का। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में सहपाठी शिक्षण का क्या लाभ है? ए, इससे कक्षा में शोर बढ़ता है और शिक्षक का समय बर्बाद होता है, बी, यह केवल होशियार बच्चों के काम आता है, सी, छात्र अपने सहपाठियों से अधिक सहजता से सीखते हैं और सिखाने वाले छात्र का कंसेप्ट भी मजबूत होता है, डी, इससे छात्रों के बीच दुश्मनी बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर सहपाठी शिक्षण का मेन लाभ यह है कि जो बच्चा है वो अपने दोस्तों से काफ़ी आसानी और सहजता से सीख जाता है और साथ ही जो बच्चा सिखाता है उसका कंसेप्ट मजबूत होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 24, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर के सिद्धांतों की चर्चा कर रही है। वह किस भाषाविद के दृष्टिकोण का समर्थन कर रही है? ए, B.F. स्किनर का, बी, जीन पियाजे का, सी, नॉम चॉम्स्की का, डी, लियो वाइगोट्स्की का? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका नॉम चॉम्स्की का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? ए, लड़कियों को केवल गुड़ियाँ और लड़कों को कारों से खेलने के लिए कहना, बी, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे लड़कों को खाना पकाने और लड़कियों को मार्शल आर्ट में दिखाना, सी, यह कहना कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, डी, कक्षा की सभी जिम्मेदारियां केवल लड़कों को दे देना। तो देखिए यहाँ पर जो ए, सी और डी यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़िवादिता की बात हो रही है, किसी एक लिंग को लेकर स्पेसिफिक बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, अन्वेषण विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए, शिक्षक सब कुछ समझाएगा और छात्र नोट करेंगे, बी, छात्र को एक खोजी या खोजकर्ता की स्थिति में रखना, सी, केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हल करना, या डी, रटकर परीक्षा पास करना? तो देखिए अन्वेषण विधि में जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एक डिस्कवरर होगा, वो खुद एक खोजी करता होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षक छात्रों से कहता है कि इस ऐतिहासिक घटना के बारे में सोचें और विचार करें कि यदि उस समय सोशल मीडिया होता तो इसका परिणाम कैसे भिन्न हो सकता था। यहाँ शिक्षक किस प्रकार की सोच को बढ़ावा दे रहा है? ए, ठोस सोच को या मूर्त सोच को, या फिर परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक सोच को, या फिर रटकर याद करने को लेकर, या फिर क्रमिक सोच को? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 28, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में
बच्चों को किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय अपनी प्रगति को स्वयं जांचने और सुधारने के लिए प्रेरित करती है। वह छात्रों में किस कौशल का विकास कर रही है? रोट मेमोराइजेशन का, रटने के कौशल को लेके, बाह्य अभिप्रेरणा को लेके, अधिसंज्ञानात्मक कौशल को लेकर, या फिर व्यवहारात्मक अनुकूलन को लेकर। तो यहाँ पर बच्चा खुद से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और खुद से ही अपना आकलन कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 29, वाइगोट्स्की के अनुसार जब बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए प्राइवेट स्पीच कहे तो निजी वाक् का उपयोग करते हैं तो यह दर्शाता है कि भाषा का मुख्य कार्य क्या है? ए, केवल दूसरों के साथ संवाद करना, बी, आत्मकेंद्रित व्यवहार को बढ़ावा देना, सी, संज्ञानात्मक आत्मनियमन या व्यवहार को गाइड करना, ऑप्शन डी, जैविक परिपक्वता को दर्शाना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने व्यवहार को गाइड करना। क्वेश्चन नंबर 30, एक स्कूल का मानना है कि लड़कों को गणित और विज्ञान में बेहतर होना चाहिए जबकि लड़कियों को गृह विज्ञान और कला चुननी चाहिए। यह दृष्टिकोण स्कूल में किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ए, लैंगिक समानता, बी, लैंगिक समता, सी, संस्थागत लैंगिक समान प्रतिनिधित्व, डी, संस्थागत लैंगिक पक्षपात या रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो देखिए, लैंगिक समानता भी नहीं हो रही है, समान अवसर की बात ही नहीं हो रही है, और यहाँ पर जब समान अवसर समानता की बात नहीं हो रही तो समान प्रतिनिधित्व कहाँ से आ जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों से कहता है कि गलत उत्तर देने से मत डरिए क्योंकि गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथन किस शिक्षण दृष्टिकोण को सबसे अधिक दर्शाता है? ए, व्यवहारवाद को, बी, रचनावाद को, सी, परिपक्वता सिद्धांत को, डी, प्रत्यक्ष दर्शन को। तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आप सभी के 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और साथ ही चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षक मंत्रा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।